जय हिंद दोस्तों। आज की ये क्लास मैपिंग के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस पूरी क्लास के अंतर्गत हम लोग प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया के सभी प्रमुख पठारों, प्रमुख नदियों, प्रमुख पहाड़ियों और इनके साथ साथ प्रीवियस ईयर में इस पूरे रेंज से, इस पूरे क्षेत्र से जितने भी प्रश्न बन करके आए हुए सबके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास एकदम टू द पॉइंट रहने वाली है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक निर्देश आप लोगों के लिए, निर्देश ये है कि इंडिया का मैप या तो ऐसा कोई एटलस आप लोग अपने पास जरूर रखो, जहां पर जो भी पॉइंट, जो भी लोकेशंस में बता रहा हूं उसको आप लोग मार्क करते चलो, या फिर अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो अपने नोटबुक में इंडिया का रफ मैप बनाओ और वो सारे पॉइंट्स वहां पर आप लोगों को मेंशन करते चलना है। देखो दरअसल मैपिंग एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर आप मैपिंग के अंतर्गत सभी प्रमुख नदियां, सभी पहाड़ियों, सभी रेंज को देखने लगोगे तो आप पागल हो जाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे, चीजें आप याद नहीं कर पाओगे। तो इस पूरी क्लास के अंतर्गत हम लोग केवल वही पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करने वाले, केवल वही पॉइंट्स यहां पर देखने वाले हैं जिनसे एग्जाम में या तो प्रश्न बन चुका है या तो बन सकता है। तो क्लास बेहद इंटरेस्टिंग और क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखो, जब हमने हिमालय की मैपिंग को देखा था तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि हिमालय को हम लोग दो प्रकार से सब डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे भाई? एक हमने डिवीजन देखा था जो कि पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ था, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी नदियों का सहारा लेते हुए हमने हिमालय को डिवाइड किया था। इसी प्रकार से हमने हिमालय को उत्तर से दक्षिण में भी डिवाइड किया हुआ था। आपने ट्रांस हिमालय पढ़ा था। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने तीन प्रमुख श्रेणियां देखी थी, याद आ रही है? हमने कलेजा ट्रिक यहाँ पर याद किया था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। आई होप की चीजें आप लोगों को याद होंगी। काराकोरम में आपने देखा था कि सबसे ज्यादा जो सियाचिन ग्लेशियर का जो पूरा रीजन है वो आपको यहीं पर देखने को मिलता है। K2A2 वाला जितने रीजन आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। ट्रांस हिमालय के बाद आपने ग्रेट हिमालय देखा था। ग्रेट हिमालय के बाद आपने लघु हिमालय देखा था। लघु हिमालय ये वही रीजन है जो कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? तो ये बताओ, अगर कोई टूरिस्ट कहीं घूमने जा रहा है तो वो कहां पर जाएगा भाई? ग्रेट हिमालय तक तो पहुंच ही नहीं सकता। बृहद हिमालय इतना ऊंचा है कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। अगर हम लोग कहीं घूमने जाएं तो क्या हम लोग हिमालय, बृहद हिमालय तक पहुंच पाएंगे? हालत ही खराब हो जाएगी भाई, उतनी ऊंची चोटी पर हम लोग पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो हम जाएंगे कहाँ पर? शिवालिक, जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी देखने को नहीं मिलती है, थोड़ा सा नीचे है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा बर्फबारी देखने को मिलती नहीं है। तो हम लोग ऐसे लोकेशन पर जाते हैं जो कि थोड़ा सा एवरेज लोकेशन हो, ठीक है, मतलब मिडिल लेवल पर हो हाइट में। तो हम लोग जाते हैं लघु हिमालय। तो लघु हिमालय का जो पूरा रीजन है, ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो लघु हिमालय और शिवालिक, ये तीन चीजें आपने यहाँ पर हिमालय में देखी हुई थी। इसके बाद आप जब थोड़ा सा और साउथ में बढ़ते हो तो आप देखते हो कि शिवालिक के फुटहिल्स में ही आपको, गिरपादी क्षेत्र में ही आपको भाबर का पूरा रीजन देखने को मिलता है। भाबर के आगे तराई, और तराई के आगे आपको पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन देखने को मिलता है, जहां पर बांगर, खादर जैसे क्षेत्र आपको दिखते हैं। अगर इसी डिवीजन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, सिंधु गंगा के मैदान को लेकर के हम अगर दक्षिण की तरफ बढ़े तो दक्षिण में आपको विंध्य का पूरा पठार देखने को मिलता है। ये वही बीच का रीजन है जो कि टेथिस सागर का अभी भी अवशेष माना जाता है। याद है आपने आपने डिस्कस किया था कि जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो उस उत्पत्ति में हुआ क्या था भाई? सबसे पहले एक पेंजिया महाद्वीप था। पेंजिया महाद्वीप आगे चल करके दो छोटे छोटे महाद्वीपों में डिवाइड होता है। एक जो कि नॉर्थ साइड में था उसका नाम रहता है अंकारा लैंड या फिर लॉरेंसिया, और साउथ में जिसका कि भारत हिस्सा है उसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। और इसी गोंडवाना लैंड, जब ये भारत यहाँ से अलग होता है, अलग होकर के जब यूरेशिया की प्लेट से टकराता है तो यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। ध्यान देना, दो तीन बातें बहुत क्लियर समझना। हिमालय की उत्पत्ति, चूंकि हिमालय की उत्पत्ति से पहले गोंडवाना लैंड था। यही कारण है कि आप जब पढ़ते हो हिमालय के बारे में तो आप एक पॉइंट देखते हो कि हिमालय पूरे विश्व की सबसे नवीन, सबसे न्यू फोल्ड माउंटेन है, सबसे नवीन वलित पर्वत है। ये बात याद करते हो, पढ़ते हो आप लोग। इसी प्रकार से जब आप गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ोगे चीजें, जब आप भारत के प्रायद्वीपीय पूरे क्षेत्र की बात पढ़ोगे, भारत का जो पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। यही कारण है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यही कारण है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है। विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है। क्यों भाई? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का खुद हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड क्या था? वो पेंजिया का हिस्सा था, ठीक है। अब चूंकि ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है, सबसे ओल्डेस्ट ये पठार है, तो यहां पर एक बात और ध्यान रखना। हमने जब चट्टानों का क्रम हम लोग देख रहे थे, मैंने आपको पिछली क्लास में, पहली क्लास में चट्टानों का क्रम भी याद कराया था। मैंने क्या कहा था भाई? एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था कि आधा याद करो आप लोग स्टार्टिंग में। आधा आधा क्या था भाई? आर्कियन और फिर धारवाड़। याद आ रहा है? तो चूंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है, तो इसका निर्माण किससे हुआ होगा? सबसे प्राचीनतम चट्टानों से हुआ होगा। सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं क्या? आर्कियन चट्टानें हैं। इनका निर्माण, पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र का निर्माण आर्कियन चट्टानों से हुआ है। यह भी एक पॉइंट ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं पूरे पेनिनसुलर इंडिया की बात करूं,
जो पेनिनसुलर इंडिया नहीं, पेनिनसुलर प्लेटू जो पूरा है, जो आपका ये प्रायद्वीपीय पूरा पठारी रीजन है, इस पठारी रीजन की जो हाइट है, जो एवरेज हाइट है, वो 600 से 900 मीटर के अराउंड, ध्यान रखना, किलोमीटर नहीं बोल रहा हूं मैं, 600 से 900 मीटर के अराउंड है। ये एक बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्लेटू रीजन है, पठारी क्षेत्र है। और अगर मैं इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार की बात करूं तो प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। देखो भाई, आपको समझाता हूं। देखो, अगर मैं प्रायद्वीपीय पठार की बात करूं तो प्रायद्वीपीय पठार को आप लोग दो पार्ट में और डिवाइड करते हो। कैसे कैसे भाई? अगर देखो, दरअसल ये जो पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्लेटू नहीं, मतलब कॉन्टिन्यूअस पठारी क्षेत्र नहीं है। ये कई सारे छोटे छोटे सब पठारी क्षेत्रों का मिलकर के बना हुआ चीज है, क्योंकि इनके बीच में से नदियां फ्लो करती है। जब नदियां फ्लो करती है तो उन पठारों को काट काट के अलग करती जाती है। जैसे कि आप यहीं पर देखते हो, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, ठीक है, ये सारी चीज आप यहाँ पर देखते हो। तो अगर हम इसको मोटे तौर पर डिवाइड करें तो इसका जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, इस प्रायद्वीपीय पठार का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, उसको हम लोग मध्य उच्च भूमि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मिडिल हाईलैंड कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिडिल हाईलैंड कहते हैं, मध्य उच्च भूमि कहते हैं। और जिसका दक्षिण का भाग है उसको हम लोग कहते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार लगभग लगभग एक साथ पूरा पठार है, ठीक है। तो ये बेहद इंटरेस्टिंग पठार बन जाता है, दक्कन का पठार। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना कि प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग दो प्रमुख पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार के क्षेत्र में डिवाइड किया जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने थोड़े से फिर से टॉपिक पर। देखो, अगर मैं इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं तो प्रायद्वीपीय भारत में हम लोग जब चीजों को देखते हैं तो इसका नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट एक बार डिवीजन देख लो, ठीक है। इसके सबसे नॉर्थ में, या फिर मैं कहूँ तो नॉर्थ वेस्ट में, आपको अरावली श्रेणी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्या देखने को मिलती है? अरावली पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। अगर मैं आपके नॉर्थ ईस्ट की बात करूं यहाँ पर आप लोगों को, तो इसके सबसे ईस्ट रीजन में आपको यहाँ पर शिलोंग का पठार देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, जो शिलोंग का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, ठीक है। इसके अंतर्गत तीन प्रमुख पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये जो पूरा क्रम है, ये क्रम वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में दिया गया है। तो याद करना, गारो, खासी, जयंतिया। कई बार प्रश्न पूछता है कि इसको पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ अरेंज करिए, तो यही क्रम आप लोगों को याद करना है। ये शिलोंग पठार का हिस्सा है, इसी को हम लोग मेघालय पठार भी कहते हैं, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना आप लोग। तो ये आपका सबसे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का रीजन पड़ जाता है इस प्रायद्वीपीय भारत का। अगर हम बात करें थोड़ा सा आपको अंदर, तो यहाँ पर आपको बीच में देखने को मिलता है राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है, यहाँ पर आपको राजमहल की पहाड़ियां देखने को मिलती है। और इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार के ईस्ट और वेस्ट की अगर बात करूं, मतलब वेस्ट में आपको यहाँ पर पड़ जाता है पश्चिमी घाट और आपको ईस्ट में पड़ जाता है पूर्वी घाट, ठीक है। ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। इसके सबसे साउथ में भाई, चूंकि ये आपका अगर ध्यान दो तो भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत का जो मेन लैंड है, उसका दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी इसका सबसे दक्षिण में पड़ता है, सबसे साउथ में पड़ता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आप लोग को यहाँ पर याद रखना है। देखो, कुछ बात अब और समझते हैं हम लोग, और उसको समझने से पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन, जो कि है हमारे तटीय रीजन, जो कि है कोस्टल रीजन। देखो, कई बार जब आप या तो मानसून के पूरे टॉपिक को पढ़ रहे होगे आगे आने वाली क्लासेस के अंतर्गत, या फिर कई बार प्रश्न में डायरेक्टली पूछता है। क्या पूछेगा भाई? प्रश्न ये पूछेगा कि मालाबार तट कहां पर लोकेटेड है। आप कंफ्यूज रहोगे कि ये पूर्वी तट पर है कि पश्चिमी तट पर है। चलो, यहां तक भी ठीक है। प्रश्न ये पूछता है कि मालाबार तट निम्नलिखित में से किसके मध्य में लोकेटेड है। ऑप्शन दे देगा आपको, दमन मरमागांव, न्यू मैंगलोर, केप कोमोरिन। आप कहोगे सर ये सब चीजें क्या है? तो अब देखो, जो हमारा पूरा पश्चिम और पूर्वी घाट है, इसको हम लोग कई सारे सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूँ पश्चिम घाट से, और पश्चिम घाट में भी मैं गुजरात के रीजन से स्टार्ट करता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि हमने कल की क्लास में गुजरात का पूरा तटीय रीजन देखा था, याद आप लोगों को आ रहा है, जहां पर हमने सारे कोस्टल आइलैंड को डिस्कस किया था। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कच्छ का क्षेत्र, ठीक है। दरअसल ये जो पूरा कच्छ का क्षेत्र है, ये एक दलदली क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है भाई? दलदली क्षेत्र, एक वेटलैंड है। वेटलैंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियां आकर के गायब हो जाती है। जैसे कि एक प्रमुख नदी आप देखते हो राजस्थान से आती है, उसका नाम है लूनी नदी, ठीक। लूनी के अलावा अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहीं पर आपको सरस्वती नदी भी लोप होती हुई नजर आती है। मतलब नजर तो क्या ही आती है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो सरस्वती नदी भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। इसके अलावा व्यास करो, सॉरी, लूनी नदी, सरस्वती नदी, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक नदी देखने को मिलती है बनास नदी, ठीक है, बनास रिवर, बनास रिवर। तो ये तीन प्रमुख नदियों से आपको कच्छ का रण क्षेत्र देखने को मिलता है, और इसी कारण से ये जो पूरा क्षेत्र है दलदली क्षेत्र हो जाता है। अच्छा, इसको हम लोग रण कहते हैं क्योंकि ये एक वेटलैंड और रण वहां का स्थानीय नाम है, ठीक है। तो ये कच्छ का रण कहलाता है।
यहीं के अंतर्गत आपने कल की क्लास में डिस्कस भी किया था हमने कि यहाँ पर एक बहुत ही प्रमुख अभ्यारण्य है जहां पर कुछ लोगों को वास्तव में भर्ती हो जाना चाहिए। उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम है वाइल्ड एस अभ्यारण्य। तो कई बार ये प्रश्न पूछता है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य पूरे भारत में कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हुआ? कच्छ के रण में वो लोकेटेड है। अगर आपके अगल बगल कोई ऐसे व्यक्ति हो तो उनकी वहां पर जाकर के भर्ती आराम से आप लोग करा सकते हो, ठीक है। और ध्यान दो भाई, यहीं पर हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि एक बहुत स्पेशल टाइप का ऊंट पाया जाता है, उसका क्या नाम है? खराई ऊंट, ठीक है। खराई कैमल या खराई ऊंट पाया जाता है। इस ऊंट की खासियत यह है कि ये तैर सकता है। तैर सकता है, क्या कर सकता है? तैर सकता है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना भाई, यहीं पर एक कम्युनिटी पाई जाती है, इसका नाम है मालधारी समुदाय, जो कि खराई ऊंट के लिए भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो मालधारी समुदाय भी आपको कच्छ के रण क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ फैक्ट था कच्छ के रण के संदर्भ में याद करना। काठियावाड़ का क्षेत्र आपने कल देखा ही था। अच्छा, कच्छ और काठियावाड़ के इस पूरे क्षेत्र के मध्य में आपको यहाँ पर कच्छ की खाड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको काठियावाड़ से थोड़ा सा नीचे खंबात की खाड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर याद रखोगे। अब समझो, अगर हम कच्छ और काठियावाड़ से थोड़ा सा पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़े तो कुछ नदियां जैसे कि साबरमती और माही नदियां मिलकर के इस एक उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करती हैं और इसको हम लोग कहते हैं साबरमती माही का मैदान। साबरमती माही का मैदान। माही नदी इंपॉर्टेंट इस वजह से है, जब हमने टॉपिक ऑफ कैंसर के पॉइंट को डिस्कस किया था, जब हमने कर्क रेखा के बारे में चीजों को पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वही नदी है माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखना, माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ये बातें याद रहेंगी। अब समझो थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें, पश्चिमी तट की बात करें, तो पश्चिमी तट में 3 प्रमुख लोकेशन याद करो सबसे पहले तो, ठीक है। अच्छा, सबसे साउथ में आपको कैप कुमरीन, कन्याकुमारी, ये लोकेशन तो याद ही है, इसी का नाम कन्याकुमारी भी, ध्यान रखिएगा। कैप कमोरीन का नाम ही कन्याकुमारी भी है, कंफ्यूज मत होना। ये तो पॉइंट आपको पता है। 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करो। एक जिसको हम लोग कहते हैं दमन, ठीक है। दमन, दीव, नागर हवेली और नागर और दादर हवेली, जो कि यूटी है, इसी का एक पार्ट है दमन, ठीक है। इसके बाद आप देखो मरमा गांव। मरमा गांव क्या है भाई? अगर आप कभी गोवा घूमने जाओगे तो साउथ गोवा में जितने भी प्रमुख बीचेस हैं, जितने भी प्रमुख आपको समुद्री तट देखने को मिलता है, जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जनरली, ठीक है, तो ये आपको मरमा गांव में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मरमा गांव गोवा का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा आप देखो न्यू मैंगलुरु। न्यू मैंगलुरु क्या है भाई? ये कर्नाटक का एक क्षेत्र, ठीक है। न्यू मैंगलुरु जो है वो एक कर्नाटक का क्षेत्र है। ये पॉइंट आप लोग ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये पॉइंट ड्रॉ कर लो। तो आपको अपने पश्चिमी तट के लोकेशन में ये 4 लोकेशन मार्क कर दी है। कौन कौन सी लोकेशन? फिर से देखो, दमन, मरमा गांव, न्यू मैंगलुरु और केप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी। कितना लोकेशन हो गया? अब समझना, दमन और मरमा गांव के मध्य के क्षेत्र को, जो तटीय क्षेत्र, जो कोस्टल रीजन है, उसको हम लोग कोंकण कहते हैं, ठीक है। कोंकण कहते हैं, जनरली ये रीजन आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो दमन और मरमा गांव के मध्य के क्षेत्र को हम लोग कोंकण कहते हैं। मरमा गांव और न्यू मैंगलुरु के मध्य के क्षेत्र को हम लोग कनारा कहते हैं। तो आप सब कर्नाटक कैसे याद कर सकते हो कि भाई ये कर्नाटक का पूरा रीजन पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो कनारा क्या हो गया? कर्नाटक के तटीय क्षेत्र है। तो कोंकण हो गया महाराष्ट्र के पास, कनारा हो गया आप लोगों का कर्नाटक क्षेत्र में, ठीक है। इसके नीचे आप लोगों को यहाँ पर मालाबार तट देखने को मिल जाता है। और मालाबार तट कहाँ से कहाँ के मध्य लोकेटेड है? तो न्यू मैंगलुरु से लेकर के केप कोमोरिन के मध्य में। ये वही लोकेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये वही लोकेशन है जहां पर आपको कुछ प्रमुख झीलें जैसे कि वायनाड झील, अष्टमुड़ी झील आपको यहीं पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो केरल का यही क्षेत्र, अभी आप रिसेंट में बहुत न्यूज भी रहा लैंडस्लाइड के कारण से, ये बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये पूरे पॉइंट क्लियर हो गए। कोंकण, कनारा और मालाबार, इसका सब डिवीजन कैसे हो रहा है? तो 4 प्रमुख लोकेशन इस तट पर, दमन, मरमा गांव, न्यू मैंगलुरु, केप कोमोरिन, इनके मध्य के लोकेशन को हम लोग कोंकण, कनारा और मालाबार कह रहे हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि कोंकण, कनारा और मालाबार, इसको उत्तर से दक्षिण में अरेंज करिए। प्रश्न ये भी पूछता है कि कनारा किनके किनके मध्य में लोकेटेड है। प्रश्न ये भी पूछता है कि मालाबार तट किनके किनके मध्य में लोकेटेड है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को अपने नोटबुक में मेंशन करना है, नोट करना है। अब हम लोग शिफ्ट होते हैं थोड़ा सा पूर्वी तट की तरफ, ठीक है, ईस्टर्न तट की तरफ, कोस्टल रीजन की तरफ। देखो भाई, इस रीजन में अगर हम बात करें तो जहां पर आपने इस पश्चिमी तट को कुछ प्रमुख लोकेशंस के आधार पर डिवाइड किया था, हम उसी प्रकार से पूर्वी तट को प्रमुख झीलों के आधार पर डिवाइड करते हैं, प्रमुख लेक्स के आधार पर डिवाइड करते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा आप लोग, उड़ीसा में एक चिल्का झील पड़ता है, ठीक है, चिल्का लेक पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको कोल्लेरू झील देखने को मिलता है और फिर आपको पुलिकट झील देखने को मिलता है, ठीक है। कन्याकुमारी तो आपका एक पॉइंट है ही है। तो चिल्का झील और कोल्लेरू झील के मध्य के क्षेत्र को हम लोग उत्कल क्षेत्र कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। ये कहां पर पड़ता है? उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ जाता है।
तो चिल्का झील और कोल्लेरू झील के मध्य के तट को हम लोग उत्कल तट कहेंगे। कोल्लेरू और पुलिकट इसके मध्य के क्षेत्र को हम लोग आंध्रा तट कहेंगे, और पुलिकट और केप कोमोरिन के मध्य के क्षेत्र को हम लोग तमिलनाडु कहते हैं। इतनी पॉइंट क्लियर है? ध्यान रखना, पूर्वी तट पर एक क्लासिफिकेशन यहाँ पर और होता है, वो क्लासिफिकेशन होता है नदियों के आधार पर। जैसे कि देखो भाई, दो प्रमुख नदियां, एक प्रमुख नदी आपकी ये कृष्णा नदी है, ठीक है, कृष्णा नदी है, और एक प्रमुख नदी आपकी यहाँ पर कावेरी नदी है। तो कृष्णा और कावेरी के मध्य के क्षेत्र को हम लोग कोरोमंडल कहते हैं। जब आप लोग मानसून पढ़ते हो तो आप लोग पढ़ते हो कि साउथ वेस्ट मानसून जो आती है वो एक क्षेत्र में वर्षा नहीं करती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो कौन सा तट है, ध्यान रखना, वो तट का नाम यही है, कोरोमंडल तट है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से पैरेलल हो जाती है, निकल जाती है सीधे आप लोगों की, जब वापस से आती है नॉर्थ ईस्ट वाली मानसून जो होती है वो यहाँ पे बारिश कर रही होती है। तो कोरोमंडल तट कहाँ पर है, कृष्णा और कावेरी के मध्य में। बाकी जो तटों का पूरा क्लासिफिकेशन था वो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर याद करना है। आई होप कि पूर्वी और पश्चिमी तट का जो रीजन है उसको आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। पूर्वी तट को हम लोग झीलों पर डिवाइड करते हैं, चिल्का, कोल्लेरू, पुलिकट। चिल्का और कोल्लेरू के मध्य में उत्कल तट, कोल्लेरू और पुलिकट के मध्य में आंध्रा तट, और पुलिकट और केप कोमोरिन कन्याकुमारी के मध्य में तमिलनाडु तट। ये डिवीजन बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर बस आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कृष्णा और कावेरी के मध्य के क्षेत्र को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। प्रश्न ये भी पूछता है कि कोरोमंडल तट पश्चिम तट पर है या फिर पूर्वी तट पर है। ध्यान रखना, ये आपका पूर्वी तट पर पड़ता है। इसी प्रकार से पूर्वी तट आपने देखा कि कच्छ की खाड़ी, काठियावाड़, फिर दमन वर्मा गांव के मध्य में कोंकण, वर्मा गांव न्यू मैंगलोर के मध्य में कनारा, न्यू मैंगलोर और केप कोमोरिन के मध्य में मालाबार तट। मालाबार में आपकी अष्टमुड़ी झील आपने देख लिया, यहाँ पर साबरमती माही का मैदान आपने यहाँ पर देख लिया, और कच्छ के रेड में आपने कुछ प्रमुख पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये पूरा रीजन आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब समझो भाई, अगर हम इसी तट की बात करें तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स भी हैं जिन पर कई बार प्रश्न पूछ लेता है। जैसे कि ध्यान देना, जो वेस्टर्न तट का रीजन आप लोगों का है, ठीक है, ईस्टर्न तट के कंपैरिजन में वेस्टर्न तट क्या है आपका, ये यहाँ पर छोटी नदी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको बहुत ही छोटी नदी देखने को मिलती है, जबकि ईस्टर्न तट पर आपको बड़ी बड़ी नदियां जैसे कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सब नदियां आपको ईस्टर्न तट पर देखने को मिलती है, पूर्वी तट पर देखने को मिलती है, ठीक है। ये पता रहेगा। इस कारण से ये रीजन थोड़ा सा आपका उपजाऊ रीजन हो जाता है, ठीक है, ये आपको जो है उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है। इतनी बातें याद रहेंगी। और समझो भाई, जो वेस्टर्न तट है वो थोड़ा सा संकीर्ण तट है, थोड़ा सा नैरो तट है। नैरो तट है भाई, ये ध्यान रखोगे आप लोग, ये क्या है, नैरो तट है। वहीं पर जो पूर्वी तट है वो बड़ा तट है, चौड़ा तट है, ठीक है, ब्रॉडर तट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये दो पॉइंट भी कई बार पूछ रहे, प्रश्न क्या देगा स्टेटमेंट कि पश्चिमी तट पूर्वी तट के कंपैरिजन में बड़ा है। नहीं भाई, बड़ा नहीं है, छोटा है। पश्चिमी तट क्या है, नैरो है, जबकि पूर्वी तट बड़ा है, ठीक है। इतनी बातें याद रहेंगी। अब हम लोग आते हैं थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट मैपिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि मैपिंग ही तो आज की क्लास में हम लोग करनी है। यहाँ पर देखो भाई, हमने आपसे क्या डिस्कस किया कि अरावली श्रेणी, ठीक है, और आपका ये सारे पॉइंट्स हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत का पूरा क्षेत्र यहाँ पर स्टार्ट होता है। ये पूरब में शिलोंग के पठार तक आपको एक्सटेंडेड वर्जन इसका देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ चीजें याद करेंगे, ठीक है। याद करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार स्पेसिफिक मैप देखते हैं हर राज्य के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ये आपका जो ग्रीन पूरा रीजन दिख रहा है, ये आपका पूरा प्रायद्वीपीय भारत का पूरा क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका क्या है, पेनिनसुलर रीजन का पूरा क्षेत्र है। ये पठारी क्षेत्र है, तो इसकी जो एवरेज हाइट होगी वो 600 से 900 मीटर के अराउंड है। इसकी जो शुरुआत होती है नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों की अरावली श्रेणी शुरुआत होती है। जो अरावली श्रेणी आप लोगों की है ये पूरी, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो ये करीब गुजरात, राजस्थान, इसके अलावा आपका ये हरियाणा और एनसीआर, ठीक है, इस रीजन तक ये क्या हुआ है, फैली हुई है। तो अरावली श्रेणी का जो पूरा विस्तार है वो इन 4 प्रमुख क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। कई बार प्रश्न ये भी बन करके आता है कि अरावली क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो एक तो पॉइंट आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखना। अच्छा, अरावली के बाद आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा अगर आप साउथ में जाओगे तो यहाँ पर आपको विंध्य श्रेणी देखने को मिलती है, उसके थोड़ा साउथ में आप लोगों को सतपुड़ा श्रेणी देखने को मिलती है, ठीक है। इतनी बातें याद है। सतपुड़ा से थोड़ा सा आप और साउथ जाओ, साउथ और ईस्ट में जाओ, तो आपको यहाँ पर महादेव श्रेणी देखने को मिलती है। थोड़ा सा आप अगर और ईस्ट में जाओगे तो आपको मैकॉले श्रेणी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। राजमहल की श्रेणी मैंने आपसे कहा था कि सबसे ईस्ट में पड़ जाती है आप लोगों की, तो राजमहल की पठार या राजमहल की श्रेणी आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो भाई, जो वेस्टर्न घाट है, जो ईस्टर्न घाट है, ये मिलती कहाँ पर, तो मिलती है आप लोगों की नीलगिरी पर्वत के पास, ठीक है। कहाँ पर मिलती है, नीलगिरी पर्वत के पास, ठीक है। इतनी बातें समझना। अच्छा, एक बात और समझो, जो पूरा आपका पेनिनसुलर प्लेटू का जो पूरा रीजन है, जो प्रायद्वीपीय पठार का जो पूरा क्षेत्र है, वो चूंकि थोड़ा सा ऊंची भूमि है, ठीक है। तो अगर आप उसका साइड से पूरी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र को देखोगे ना, तो आपको ऐसे दिखेगा,
प्रायद्वीपी भारत आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, ठीक है, इस रीजन पे दिखेगा। और इसके बाद जो घाट वाला जो पूरा क्षेत्र है वो आपको ऐसे नीचे देखने को मिलता है, ठीक है। ईस्टर्न घाट चूंकि चौड़ा है तो आपको ये चौड़ा देखने को मिल रहा है, वेस्टर्न घाट थोड़ा सा पतला है तो आपको यहाँ पर पतला देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी ये आपका समुद्र यहाँ पर है, इस साइड वेस्टर्न घाट साइड आपका अरेबियन सी पड़ जाता है और ईस्टर्न घाट साइड आपका बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है, बंगाली खाड़ी पड़ जाती है, ठीक है। इतनी बातें तो याद रहेंगी, इतनी बात तो पता है आप लोगों को है, कोई बहुत समस्या की बात है नहीं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर समझना, ठीक है। देखो भाई, मैं मैपिंग बनाते चलूंगा आप लोगों को, आप लोग मैपिंग याद करते चलना, ठीक है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केरल राज्य से, ठीक है। केरल, कर्नाटक, ऐसे करके हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे साउथ में आपको एक प्रमुख यहाँ पर पहाड़ी देखने को मिलती है, उसका नाम है कार्डमम पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लोकेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग उसको नोट करते चलना, ठीक है। मैं भी यहाँ पर साथ साथ लिखते चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत दिक्कत ना आए, ठीक है। कार्डमम पहाड़ी देखने को मिलती है। इसके थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे नॉर्थ में, तो यहाँ पर आपको इलायची पहाड़ी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? इलायची पहाड़ी, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर जाओ आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अन्नामलाई हिल्स देखने को मिलती है, ठीक है। अन्नामलाई हिल्स, ये मैं केवल नॉर्थ टू साउथ का एक डायरेक्शन याद करा रहा हूँ, थोड़ा बहुत लोकेशन इधर उधर हो सकता है तो परेशान मत होना आप लोग, ठीक है। अन्नामलाई हिल्स यहाँ पर देखने को मिलता है। जो ये अन्नामलाई हिल्स है, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। किसकी सीमा पर है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर लोकेटेड है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, ठीक है, दरअसल इसकी ही नहीं, पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामलाई हिल्स पर आपको देखने को मिलती है और उसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी। नोट कर लेना भाई, मैं जो बातें बोल रहा हूं ना, मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये सारी बातें नोट करते चलोगे। अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर मिलती है? अन्नामलाई हिल्स पर देखने को मिलती है। अन्नामलाई हिल्स है कहां पर? तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। इसके साउथ में आपको इलायची पहाड़ियां, इसके साउथ में आपको कार्डमम पहाड़ियां देखने को यहाँ पर मिल जाती है। कार्डमम पहाड़ी कन्याकुमारी तक थोड़ी सी विस्तारित होती है, तो ये पूरी पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, याद रहेगा। थोड़ा सा नॉर्थ में और बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम अन्नामलाई के नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक देखने को मिलता है, उसका नाम है नीलगिरी पहाड़ियां, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियां, फिर नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां ये जो है, यही मैंने आपसे बता रहा था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन होता है वो इसी क्षेत्र पर होता है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों क्षेत्र पर ही होता है, ये बात ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। इस क्षेत्र में अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, तो यहाँ पर केरल, ठीक है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ये तीनों क्षेत्रों में, तीनों की बाउंड्री रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये है नीलगिरी पहाड़ी। इस पर पूरे प्रायद्वीपीय भारत का सेकंड सबसे हाईएस्ट चोटी देखने को मिलती है, उसका क्या नाम है? डोड्डा बेट्टा, डोड्डा बेट्टा। अब देखो, दो चीजें पूछेगी, प्रश्न दो प्रकार से आएगा, ठीक है। प्रश्न क्या पूछेगा? एक प्रश्न ये पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, उसका आंसर क्या होगा? अनाईमुड़ी। कहां पर है? अन्नामलाई हिल्स पर है, जो कि केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर लोकेटेड है, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड जो प्रश्न यहाँ पर बनता है, प्रश्न ये बनता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है। पता चला कि आप नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी में आप अनाईमुड़ी टिक करके आ रहे हो, नहीं भाई। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है, वो नीलगिरी की तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? डोड्डा बेटा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मुड़ी, मुड़ी मतलब माई, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। माई, तो माई सबसे ऊंची है, उसके बाद बेटा आता है, ठीक है। तो डोड्डा बेटा सेकंड नंबर पर है, अनाईमुड़ी नंबर 1 पर है। याद रहेंगी इतनी बातें, और आगे बढ़ते हैं। देखो, आप कर्नाटक के रीजन में जब प्रवेश करोगे केरल से निकल के, ये चारों पहाड़ी आपको केरल के रीजन में देखने को मिल जाती है। नीलगिरी केरल और कर्नाटक के दोनों क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इससे थोड़ा सा नॉर्थ जाओगे आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक देखने को मिलता है, उसका नाम है बदबूदान, नहीं, बाबा बुदान, ठीक है। नाम भूल रहा था, कोई नहीं, परेशान नहीं हो रहा है। बाबा बुदान हिल्स, ठीक है। बाबा बुदान हिल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ये बाबा बुदान हिल्स कॉफी के उत्पादन के, कॉफी की प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। जितने लोग कॉफी पीते हो ना, शानदार तरीके से कहते हो कि भाई कैफीन पीने से हमारी नींद गायब हो जाती है, मैं उन्हीं इंसानों में से एक हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा बुदान हिल्स में आपको कॉफी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, कर्नाटक क्षेत्र में पाई जाती है। इतनी बातें आप लोगों को याद रहेंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब हम लोग बढ़ते थोड़ा सा और आप लोगों को नॉर्थ में, ठीक है। जब नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ 4 प्रमुख पहाड़ियां आपको देखने को मिलती है। याद करना, बता रहा हूँ, याद करना, याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो, मैं थोड़ा सा आप लोगों को कलर पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें दिखे। ये जो पूरा रीजन डिस्कस करें, ये महाराष्ट्र का पूरा रीजन आप लोगों का है, ठीक है। देखो, यहाँ पर आपको सतमाला पहाड़ी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? सतमाला, सतमोला नहीं, सतमाला पहाड़ी देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मैप में ड्रॉ करते रहोगे तो ईजी रहेगा याद करने के लिए बार बार, ठीक है। दूसरी, अजंता पहाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अजंता की गुफाएं वाला पूरा रीजन आप लोगों को, तो अजंता पहाड़ी यहाँ पर देखने को मिलती है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप लोगों को हरिश्चंद्र यहाँ पर पहाड़ी देखने को मिलती है।
हरिश्चंद्र पहाड़ी देखने को मिलती है। थोड़ा सा और आप जाओगे इस साइड में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, उसका नाम है बालाघाट। बालाघाट। तो ये पूरे आप लोगों को नॉर्थ टू साउथ का पहाड़ियों का क्रम मैंने बता दिया। याद रहेगा? याद रहेगा? सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट महाराष्ट्र रीजन में पड़ जाएगी। बाबा बुदान कर्नाटक में पड़ जाएगा। नीलगिरी, अन्नामलाई, ठीक है, इलायची और कार्डमम आपको केरल रीजन में पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा ध्यान रखना आप लोग, क्रम बेहद इंपॉर्टेंट क्रम है। अच्छा, अब थोड़ा सा और नॉर्थ में बढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्थ में बढ़ेंगे तो दो प्रमुख पहाड़ी रीजन, अब दो प्रमुख आपको श्रेणी देखने को मिलती है। एक जो कि विंध्यन श्रेणी है, दूसरी आपकी सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, लोकेशन इधर उधर ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे से मतलब मैपिंग, जैसे एग्जैक्ट मैपिंग में इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो मैं क्रम याद करा रहा हूँ, क्रम याद करना, क्रम बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, ये आपका विंध्य की पहाड़ियां हैं, दूसरी आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर दो फैक्ट एग्जाम में जनरली पूछता ही पूछता है, कई बार पूछता है, मतलब मैं एकदम श्योर पूछेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप लोगों से ये पूछता है कि माही नदी कहाँ से फ्लो करती है। ठीक है, तो ये वही नदी है, माही नदी, ध्यान रखिएगा, माही नदी। देखो, पूरे प्रायद्वीपीय भारत में तीन प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिमी तट पे, या फिर मैं कहूँ तो अरेबियन सी में आकर के अपना पानी गिराती है। बाकी सभी नदियां मेजर तौर पर आपको पूर्वी तट पर अपना पानी गिराते हुए, बंगाल की खाड़ी में पानी गिराते हुए दिखती है। ठीक है, तो माही नदी विंध्य के उत्तर से आती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है, ये बात याद रहेगा आप लोगों को। इसके बाद समझो, विंध्य और सतपुड़ा के मध्य में से एक नदी फ्लो करती है, बेहद फेमस नदी है, उसका नाम क्या है? नर्मदा रिवर। प्रश्न ये बार हर बार पूछा हुआ कि विंध्य और सतपुड़ा के ब्रंश में से कौन सी नदी फ्लो करती है? नर्मदा रिवर फ्लो करती है, याद रखना। ठीक है, सतपुड़ा के दक्षिण से कौन सी नदी फ्लो करती है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। ठीक है, तो मैप में मैंने आपको ये तीन पॉइंट्स दर्शा दिया, याद रहेंगे? माही, नर्मदा, ताप्ती, याद रहेगा ना मेरे भाई? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब समझो भाई, इसके अलावा कुछ पॉइंट और समझो यहाँ पर आप लोग। पॉइंट ये समझो यहाँ पर कि इसी विंध्य का एक थोड़ा सा विस्तार आपको देखने को मिलता है, कैमूर की पहाड़ियाँ यहाँ पर। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सतपुड़ा के थोड़ा सा साउथ में आपको यहाँ पर एक महादेव पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा आप लोग, महादेव की पहाड़ी देखने को मिलती है। इसी महादेव की पहाड़ी पर आपको एक सबसे प्रमुख चोटी देखने को मिलती है, किसकी? सतपुड़ा की। देखो, सतपुड़ा का ही विस्तार है महादेव। ठीक है, तो महादेव पर आपको देखने को मिलता है धूपगढ़। ये प्रश्न पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, धूपगढ़, धूपगढ़ है क्या? तो ये सतपुड़ा की, ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे हाईएस्ट चोटी है। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी, इतनी बातें याद रहेंगी ना मेरे भाई? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब समझना, तो आपने नर्मदा, ताप्ती, माही, इन तीनों का लोकेशन देख लिया, आपने विंध्य सतपुड़ा देख लिया, और आपने ईस्टर्न लोकेशन पर जितनी भी पहाड़ियां थी, सॉरी वेस्टर्न लोकेशन जितनी पहाड़ियां थी, लगभग वो सारी पहाड़ियां आपने यहाँ पर डिस्कस कर ली। ठीक है, अब समझते हैं भाई, हम लोग यहाँ पर कुछ पहाड़ियां और देखते हैं। तो इसी मैप पे बताया जाए कि दूसरा मैप लिया जाए? दूसरा मैप ले लेता हूँ, नहीं तो पता चला कि ऐसी की तैसी हो जाएगी चक्कर में। ठीक है, ठीक है, ये रहा। चलो, अब देखो, अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारी पूर्वी साइड की कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, उनको भी एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उनको भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब समझो भाई। ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको तमिलनाडु से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वरुशनांग पहाड़ियाँ। क्या देखने को मिलता है भाई? वरु शनांग पहाड़ियाँ। सब मैपिंग में, तब अगर आप कोई मैप फॉलो कर रहे हो ना, इंडिया का मैप, आपको सारी पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। वहां से भी चीजें देखते चलो। अगर आपको मैप नहीं फॉलो कर रहे हो तो जो मैप बना रहा हूँ वो नोट करते चलो। ठीक है, वरुशनांग पहाड़ियाँ। थोड़ा सा आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सिरुमलाई पहाड़ी। क्या? सिरुमलाई पहाड़ी। थोड़ा सा और नॉर्थ में जाओ तो आपको यहाँ पर पलानी पहाड़ी देखने को मिलती है, नाम इनका आपने सुना होगा, पलानी पहाड़ी देखने को मिल जाती है। पलानी से थोड़ा सा और नॉर्थ में जाओ, आपको यहाँ पे शिवराय देखने को मिल जाएगा। ठीक है, शेवरा देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और नॉर्थ में जाओ, आपको यहाँ पे जावड़ी, जावड़ी, हाँ जावड़ी, बावड़ी नहीं, जा जावड़ी पहाड़ी देखने को मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा और नॉर्थ में जाओ, आपको यहाँ पे पालकोंडा देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा?
पालकोंडा। थोड़ा सा और नॉर्थ में जाओ, आपको यहाँ पे नल्ला मल्ला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लोग कहेंगे सर मेरा नाम क्यों ले रहे हो, अरे नल्ला मल्ला मतलब पहाड़ियाँ, ये नल्ला की बात नहीं हो रही, ठीक है, डायरेक्टली नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हो जाएंगी। अच्छा, इसके आप थोड़ा सा और नॉर्थ में जाओगे, आपको यहाँ पे वही मैकाले स्टेट देखने को मिल जाती है। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, मैंने बताया भी कि मैकाले स्टेट आपको यहाँ पर पड़ जाती है। ठीक है, मैकाले स्टेट यहाँ पर पड़ जाती है। ये थोड़ा सा आप और जाओ तो यहाँ पर आपको रामगढ़ पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब समझो, अब इस क्षेत्र में आपको ना बहुत सारे पठार देखने को मिलते हैं। मैं और पठार भी आपको समझाता हूँ, जो कि छोटे छोटे पठार, जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया अभी कि हजारीबाग का पठार आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बघेलखंड का पठार देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा इधर आपको तो बुंदेलखंड का पठार देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख पठार के रीजन भी यहाँ पर आप लोग हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको मैप में देखने को मिल जाता है। इतनी बातें क्लियर है? अब समझते हैं भाई, कुछ और चीजें समझते हो मैप के अंतर्गत ही। देखो, अगर हम अरावली की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको अरावली बता रहा था, अरावली नहीं बताया था अभी, अब अरावली बताता हूँ। देखो, अरावली मैंने कहीं तो बताया था, मुझे याद आ रहा है, ये रहा आपका अरावली। ठीक है, ये अरावली रहा। मैंने कहा कि जो अरावली है, अगर मैं इसके सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट की बात करूं तो उसका नाम आप लोगों का है गुरु शिखर। नोट कर लेना, गुरु शिखर। ये कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू पर है, ये माउंट आबू के निकट है, माउंट आबू पर ही है। इतना पॉइंट आप ध्यान रखो। ठीक है, आपको बस याद रखना कि माउंट आबू, गुरु शिखर, अरावली की सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर आपको गिर पहाड़ियाँ और यहाँ पर आपको गिरनार पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती है। ये पॉइंट हमने कल की क्लास में डिस्कस किया हुआ था, इसलिए मैंने बताया भी नहीं भी। यहाँ पर गिर है और यहाँ पर गिरनार है। ठीक है, गिर और गिरनार पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब समझो, आपको अरावली के साउथ और अरावली के वेस्ट में एक पहाड़ी देखने को एक वो क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, इस ये क्षेत्र, ये क्या है? ये आपका मारवाड़ का पठार है। ठीक है, मारवाड़ का पठार है। मारवाड़ का मैदान आपको इसके वेस्ट में देखने को मिलता है, जबकि अरावली के पूरब में, अरावली के ईस्ट में आपको यहाँ पर मारवाड़ का पठार देखने को मिल जाता है। ठीक है, मारवाड़ का पठार यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अभी आपने डिस्कस किया था, यहाँ पर मालवा का पठार देखा था आपने। ठीक है, देखो, हम जहाँ जहाँ पठार देख रहे थे, आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमने देखा था मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है वो आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है। उसी से ऊपर आप लोगों का यहाँ पर बुंदेलखंड है, यहाँ पर आप लोगों का मालवा का पठार है, ये आपका बघेलखंड था। इतनी बातें ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। ये पठारों के संदर्भ में बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, पठारों के संदर्भ में बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। ठीक है, हमने डिस्कस किया यहाँ पर आज की क्लास में, अभी एक पॉइंट बचा हुआ, मैं भी पॉइंट डिस्कस करूंगा। हमने डिस्कस किया अभी कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है, जो पठारी जो आपका पूरा क्षेत्र है, उसका निर्माण कैसे कैसे हुआ, उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, कि सबसे प्राचीनतम पठार है विश्व का, आर्किन चट्टानों से निर्मित हुआ है, इसकी एवरेज हाइट 600 से 900 मीटर है। ये सारे पॉइंट हमने देखा। फिर हमने जो तटीय मैदान है, जो कोस्टल रीजन था, उसको हमने सब डिवाइड किया बहुत सारे पार्ट में, और यहीं पर एक पोर्शन रह गया है, उस पोर्शन को समझिए क्या है। क्वेश्चन ये कि कई बार ये प्रश्न पूछता है पौंडीचेरी के संदर्भ में। ठीक है, क्योंकि पौंडीचेरी की लोकेशन जो है ना, एक यूटी है हमारे यहाँ पर, आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट यूटीज है, और इसकी जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी यूनिक लोकेशन है, क्योंकि ये 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। एक ही यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन 3 अलग अलग राज्यों में इसके क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो याद करना कैसे, देखो, सबसे नॉर्थ में आपको याद करना है यनम। क्या याद करना है? यनम। यनम कहाँ पर है भाई? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यनम कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यनम से आप अगर आओगे साउथ में तो आपको पड़ेगा पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में मेरे भाई। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसके साउथ में क्या है? कराईकल। ठीक है, ये भी पुडुचेरी का ही पार्ट है। तो पुडुचेरी को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। यनम सबसे नॉर्थ में, पुडुचेरी मिडिल में, और कराईकल सबसे आप लोगों का साउथ में पड़ता है। अब ध्यान रखना आपको, सर चौथा पॉइंट का है, चौथा पॉइंट पड़ जाता है आपका केरल में। मतलब 3 पॉइंट आपके पड़ते हैं पूर्वी तट पर, 1 पॉइंट पड़ता है आपका पश्चिमी तट पर। ठीक है, माहे पड़ जाता है पश्चिमी तट पर, और ये कहां पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। तो जो पौंडीचेरी या पुडुचेरी का जो पूरा क्षेत्र है, वो 3 अलग अलग राज्यों में डिवाइड है। पांडिचेरी किसमें किसमें भाई? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आंध्र प्रदेश में आपका यनम है, ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु में आपका 2 है, पुडुचेरी, पुडुचेरी और कराईकल, और आपका जो माहे पड़ता है केरल में। तो नॉर्थ टू साउथ आपने देखा, आपने 3 का देखा। ध्यान रखो, माहे और पुडुचेरी सेम सेम लैटिट्यूड पे लगभग पड़ जाते हैं, तो इनका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट नहीं होता है, बाकी 3 का अरेंजमेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, माहे और पुडुचेरी को आप सेम लोकेशन पर मान सकते हो। इतनी बातें क्लियर हो गया? ठीक है, आपने 3 अलग अलग राज्य देख लिया, पौंडीचेरी का लोकेशन देख लिया। पौंडीचेरी का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ। चलो बताओ आप लोग कि दादर नागर दमन और दीव, ये जो पूरा रेंज है, ठीक है, दादर नागर दमन और दीव,
ये कहाँ कहाँ पर विस्तारित है, इसका मैप ड्रॉ करके हमारा जो टेलीग्राम फैमिली ग्रुप है वहां पर आप लोग शेयर करना कि ये इसके लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है। दमन दीव कल हमने देखा था, नागा दादरा हवेली, आप लोग मैप में ढूंढ करके उसको मार करके यहाँ पर आप लोग भेजोगे। अब समझो भाई हमने क्या डिस्कस कर लिया, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया अभी तक इस क्लास में, हमने क्या डिस्कस किया कि अरावली श्रेणी कहाँ पर है। अरावली का आपने इधर देखा था भाई, यहाँ पर मालवा का पठार पड़ रहा था, देखो ये मालवा का पठार है, यहाँ पर आपको बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पर आपको बघेलखंड का पठार है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। देखो सारी चीजें मैप में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और क्या देखा था हमने देखा था यहाँ पर पहाड़ियों पर अगर हम आए तो अन्नामलाई देखा था हमने, जो कि अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी। फिर आपने नीलगिरी पहाड़ियाँ देखी थी, ये आपका सेकंड हाईएस्ट चोटी, डोडा बेटा, बेटा यहाँ पर आ जाता है ना, ठीक है, बेटा है ये, ठीक है। आपने कोंकण तट देखा था, कहाँ पर है, आपने मालाबार तट देखा, आपने कोरोमंडल तट देखा कि कृष्णा और कावेरी, देखो दोनों नदियां यहाँ पर दी गई, कृष्णा और कावेरी, इन दोनों नदियों के मध्य में आपका कोरोमंडल तट यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। आपने उत्तरी सरकार यहाँ पर देखा, उत्कल को उत्तरी सरकार भी कहते हैं, निश्चित रहना आप लोग। चिल्का झील आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे क्लासिफिकेशन आपने अभी तक की क्लास में डिस्कस कर लिया है। आई होप ये सारे पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस की, सारे पॉइंट्स आपने मैप में ड्रॉ किया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। अब देखो करना क्या है, करना ये मेरे मित्र कि इस पूरे टॉपिक पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेना। देखो हमने कई सारे हाईएस्ट पॉइंट पे डिस्कस किया, अरावली का गुरु शिखर है, ठीक है, माउंट आबू के पास है, हमने ये भी डिस्कस किया। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखोगे तो हमने एक धूपगढ़ भी देखा कि पूरा सबसे हाईएस्ट चोटी का है, धूपगढ़ है, जो कि महादेव पहाड़ियों में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। आपने ये नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जावड़ी, शिवराय, पलानी, सिडुमलाई, वरुशनान का भी एक पूरा क्रम देखा। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर क्रम देखा एक सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, बाबा बुदान, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची और कार्डमम का, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपने वो भी डिस्कस किया। आपने सारी नदियां भी यहाँ पर देख ली कि विंध्य सतपुड़ा के मध्य से नर्मदा जा रही है, विंध्य के नॉर्थ से आपकी माही जा रही है, सतपुड़ा के साउथ से आपकी ताप्ती जा रही है, ठीक है। तो ये माही, विंध्य, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, ये जो क्रम है ये क्रम भी बेहद इंपॉर्टेंट क्रम है, याद रखना, ठीक है। तो मैपिंग की आज की जो पूरी क्लास है यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, और उससे भी जरूरी काम, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको लगता होगा कि 1 घंटे या आधे घंटे की जो क्लास है, क्लास में तो बस 1 ही घंटा सर ने पढ़ाया, पता है इस क्लास को बनाने में जितने कंटेंट हमने इकट्ठा किया, जितने हमने यहाँ पर क्रम एक अरेंज करके भाई कैसे क्रम समझाया जाए, कौन कौन सी बातें बताई जाए, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो और आप चीजें याद कर पाओ। याद कर पाना भी तो जरूरी है। मुझे अगर बताना रहे, अच्छा सोचो, अगर मुझे केवल पहाड़ियाँ पढ़ानी होती तो मैं ऐसा एक मैप खोलता, उसमें सारी पहाड़ियाँ दी रहती, मैं सब सर्किल मारते मारते आप लोग बताते जाता, क्या आप याद कर पाते? नहीं। तो मैंने ईस्ट का अलग किया, वेस्ट का अलग किया, नॉर्थ में कुछ कुछ अलग चीजें बताई आप लोगों को, ताकि आप लोग को याद करना थोड़ा सा ईजी रहे, ठीक है। तो इसको याद करो, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दो, प्लस सब लोग कमेंट जरूर करना, जितने भी लोग यहाँ पर क्लास को देख रहे हो, अगर 2000 लोग क्लास को देख रहे हो तो मुझे 2000 कमेंट चाहिए। आप सब लोग जितने भी आज तक यूट्यूब पर कमेंट ना किया होगा, सब लोग कमेंट करना, बताना कि क्लास कैसी रही, क्योंकि ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि हमें फीडबैक यहाँ पर मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।